तो जी यहाँ पर देखिए आज हम सॉल्व करते हैं यूनिट नंबर 1 जो आपका बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन है। उसके अंदर आपके टीआरई 1 के अंदर कौन कौन से सवाल आए थे। आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए यूनिट नंबर 1 जो है आपकी बीपीएससी टीआरई साइकोलॉजी की इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसको कवर करने के लिए आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी का 11th क्लास का लेक्चर। पहला चैप्टर जो आपका है वो कवर करा देगा यहाँ से। उसी के साथ साथ आप जो है अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको थोड़े से नवीन टाइप के सवाल, नवीन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले 4.0 एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इसकी जो झलक है आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के अंदर कि कैसे जो है पैटर्न धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा चीज़ें की जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर ये यूनिट वाइज पीवाईक्यूज चाहिए हैं सभी 10 यूनिट के, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के, तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क करके पेमेंट करके ये सभी यूनिट के सेट ई बुक जो है सभी यूनिट्स की आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आपका टीआरई 1 के अंदर आपका पहला सवाल कौन सा आया था। टीआरई 1 के अंदर आपका जो पहला सवाल आया था वो है आपका ये, विच पर्सपेक्टिव इज ऑफन रिफर्ड टू एज द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी एंड फोकसेस ऑन आ पर्सन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन डिटरमाइनिंग हिज बिहेवियर। यानी कि मनोविज्ञान में किस उपागम को प्रायः तृतीय शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और अपने व्यवहार को निर्धारित करने में व्यक्ति की चयन करने की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। तो अभी यहाँ पर आपका स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इन साइकोलॉजी के अंदर आपका जो है मनोविज्ञान के अंदर तृतीय शक्ति कौन सी है, आपकी थर्ड फोर्स कौन सी है, उसके बारे में सवाल है। और अगर हम बात करें इस सवाल की, सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से इसको लिया हुआ है, उसको आपको करने की आवश्यकता ज़रूरी है, मतलब उसको आपको पढ़ना है प्रॉपरली। तो हम आंसर करें उससे पूर्व आप इसको आंसर करें, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। यहाँ पर बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी होगी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होगा, बिहेवियरिज्म होगा, व्यवहारवाद होगा। यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव, क्या ये दोनों होने वाले हैं या फिर ये दोनों होने वाले हैं, या फिर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो जो भी लगता है आपको इसका सही आंसर, उसको यहाँ पर आप मार्क करें। और अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका दूसरा सवाल जो आया था, और ये सवाल आपको एक और चीज़ सिखाएगा आपके बीपीएससी टीआरई साइकोलॉजी एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो क्या है वो जानकारी, उसको भी देखेंगे। और अब यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल आया है आपको वो क्या है, वो है आपका टीआरई 1 के अंदर साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। अब यहाँ पर देखिए ये हैं आपके आसान सवाल जो आए थे आपके टीआरई 1 के अंदर, तो आपको ये भी बनना चाहिए। उसी के साथ साथ टीआरई 3 के अंदर आपकी इस यूनिट से कौन कौन से सवाल आए हैं वो भी आपको यहाँ पर बनना चाहिए। मनोविज्ञान व्यक्ति की खालिस्तान और खालिस्तान का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर आप सोचें कि आपको जो है यहाँ पर टीआरई 4 के अंदर भी ऐसा सवाल आएगा क्या, बहुत कम संभावना है। आई होप आपने जो है इसकी ऊपर वाला सवाल उसको आपने सही सही मार्क कर लिया होगा। आई गेस आपने उसको सही सही मार्क कर लिया होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी इज सेड टू बी द डैश साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश, क्या है क्या नहीं है, मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ की बात है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की बात है, फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट की बात है, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर आपका उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने दो सवाल हैं। ये जो दो सवाल हैं आपके लिए क्या है, ये आपके दो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज है, जो कहाँ पर आए थे आपके एनसीईआरटी से। और कौन सी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये आए हुए हैं आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो सेशन 1 हुआ था, जिसके अंदर कट ऑफ आपकी 39 गई थी, वहाँ पर आपको ये सवाल देखने मिले हैं। अब देखिए आप लोग में से सभी लोग इसको सही सही सॉल्व कर देंगे, और ऐसा करना भी चाहिए। और अगर आप में से कोई किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अगर इस सवाल का आंसर गलत किया है, एक का चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों के आंसर गलत किए हैं, जो भी आपने मार्क किया यहाँ पर, तो आपको 4.0 के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। एग्जाम आपका आज हो, कल हो, परसों हो, आपके इस जीवन काल में, अब तो यही बोलना पड़ेगा, आपके इस जीवन काल में जब भी एग्जामिनेशन होगी तब आपको जो है एग्ज़ाम निकालने में बिल्कुल भी आसानी नहीं रहने वाली है, अगर आपने इन दोनों सवालों का उत्तर गलत देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको चेक कर लेते हैं क्या बोला है। वो भी आपको इस किताब के अंदर मिल जाता है। ये बोला हुआ है आपको ई एंड बी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ई एंड बी क्या है, एंड उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर जो ई है, मतलब खाली बीपीएससी ऐसी एग्जामिनेशन है जहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, जहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ई
बहुतायत में देखने मिलता है, एक्स्ट्रा में आपको देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर नन ऑफ द अबव आंसर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उत्तर का आंसर या मार्क आपको नहीं मिलेगा। आपको उसका एक नंबर, उसका एक मार्क आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि अगर आपने ई मार्क किया है तभी आपको एक नंबर मिलेगा, और अगर आपने ई मार्क नहीं किया है तो आपको नेगेटिव तो नहीं है फिलहाल अभी तक यहाँ पर, या फिर आपको जो है उसका 0 नंबर मिलेगा। तो आप क्या ट्राई करें, आप ट्राई करें यहाँ पर कि इस प्रकार से जो आपके आसान सवाल हैं उनको आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना छोड़ें, किसी भी हालत में इसको आप ना छोड़ें यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब इस सवाल को देखते हैं। विच पर्सपेक्टिव इज ऑफन रिफर्ड टू एज द थर्ड फोर्स, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपकी यहाँ पर तृतीय शक्ति की बात हो रही है, जो मनोविज्ञान के अंदर किस पे फोकसेस करता है, फोकसेस ऑन पर्सन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आप जो है अपने मन के मुताबिक फैसले ले सकते हैं, और डिटरमाइनिंग हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार को बताने के लिए भी यहाँ पर ये काम करता है। तृतीय शक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो आपको देखिए अगर हम बात करें यहाँ तृतीय शक्ति की, तो उसके पहले की आपको 2 पता है क्या? नहीं। बीपीएससी 4.0 में यही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मनोविज्ञान की शक्तियों के अंदर आता है, इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। और आप सीखोगे कैसे? सीखोगे आप वो इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है आपसे यहाँ पर बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि जैव मनोवैज्ञानिक। अब जब यहाँ जैविक की बात हो गई है तो आपके न्यूरॉन वगैरह एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आपके बॉडी के हार्मोन्स, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपका साइनेप्सिस, तंत्रिका संधि, आपका एक्सेट्रा, ठीक है। बॉडी में खून, पानी, चाशनी जो भी आपकी बॉडी में है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो वो जो है आपके अपने व्यवहार को निर्धारित करने में व्यक्ति की चयन करने की स्वतंत्रता पर कैसे कर सकती है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में खून है तो वो जिस प्रकार से कार्य करेगा उसी प्रकार से आप कार्य करोगे, आपके पास कोई भी अलग ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो है एलिमिनेट हो जाता है। जैव मनोवैज्ञानिक उपागम आपका यहाँ पर आंसर नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसी हमारी बायोलॉजी रहेगी उसी प्रकार से हमको जो है काम करना पड़ेगा। हमारे पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रहेगी उस व्यवहार को करने के लिए। तो जो आपका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ये क्या बोलेगा कि आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो निर्धारित करेंगे आप क्या कार्य करोगे, जिस पे संबंधित सवाल आप देखोगे कहाँ पर? आप देखोगे यूनिट नंबर 9 की। जब आप लगाओगे सवाल स्वयं से, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके अंदर आपको ये सभी सवाल करने मिलेंगे जो आपके बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से निर्धारित होंगे। उसके बाद हम अगली बात करते हैं आपका यहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो जैसे ही आपके संज्ञान की बात आएगी तो ये संज्ञान जो है आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको एक चक्री की तरह ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? आपका भाषा आएगा, आपकी लर्निंग आएगी, आपकी मेमोरी आएगी, ठीक है, आपका जो है अटेंशन आएगा, और भी जो एक्सेट्रा चीज़ें हैं। यानी जब भी हम बात करेंगे संज्ञान की, ज्ञान कहाँ होगा? आपके दिमाग के अंदर। तो आपके दिमाग से अंदर से जो जो चीज़ें होंगी वो किसके अंदर गिरेंगी? वो गिरेंगी आपके यहाँ पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर, यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और आपको ये इमेज ध्यान रखनी है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें कि जब भी आपको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में कुछ भी उलझन, दिक्कत, परेशानी आएगी तो आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। और यहीं से देखिए आपका हमारे वीडियोज़ देखने के माध्यम से आपका देखिए पर्सपेक्टिव जो है धीरे धीरे शिफ्ट होगा, और आपको जो है और अधिक जानकारी मालूम होगी और अधिक क्लैरिटी आपको मिलेगी TRE 4.0 में गवर्नमेंट शिक्षक बनने के लिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या आता है? आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस आता है, यानी कि आपका जो है मानव बुद्धि की हम बात करें वो आता है। लैंग्वेज की हम बात करें वो आती है, भाषा जैसे बताया आपको। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर मेमोरी आ जाएगी, ठीक है, जो आपकी स्मृति है। फिर आपका अटेंशन आ जाएगा और आपका परसेप्शन आ जाएगा। तो ये सब जो है क्या है, एक बड़ा छाता कह सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और उसके नीचे क्या है, छोटे छोटे आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। आपका भाषा यहाँ आ जाएगा, ये बुद्धि यहाँ आ जाएगी, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम और ब्रेक डाउन करें, ठीक है, इसको अगर हम और ब्रेक डाउन करें तो आपको NCERT के अंदर कहाँ कहाँ पढ़ने मिलता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। 12th क्लास NCERT चैप्टर नंबर 1 आपका ये जो है चैप्टर नंबर 7, 8 के अंदर भाषा की बात होती है। 11th क्लास NCERT ये भी आपकी 11th क्लास NCERT चैप्टर नंबर 7, 8 ये भी आपका स्मृति चैप्टर आपके दिया हुआ है NCERT में, और ये होते हैं आपके दोनों कौन से? 11th क्लास के 5 चैप्टर के अंदर। तो आप ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर कि अगर आप को केवल कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ना है और वो भी कैसे NCERT बेस्ड, तो आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। और आप कह सकते हो कि यस, आपकी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है कैसी हो रही है, वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। मतलब साइकोलॉजी के अंदर आप देखोगे अलग अलग प्रकार के, ये एक और बड़ा टर्म होता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के स्कूल्स हैं, विचारधाराएं हैं, जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर।
उसके अंदर से एक कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या आएगा, वो आएंगे आपके ये सब। तो अगर आप इन सभी चैप्टर्स को कवर करना चाहते हैं तो आपको बताया है अभी एनसीईआरटी के कौन से पढ़ना है, उनको कवर करके आप जो है क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से आपकी जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की स्टडी है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। लेकिन कहानी जो है, खेला यहीं खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए द 5 पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉग्निटिव के अंदर सेम वही चीज़ आएंगी, परसेप्शन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी। यहाँ पे 4 दी हैं, कहीं 5 दी होती है, लेकिन आपको जितना बता रहे हैं हम केवल उतना ही ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल में आपका क्या आ जाएगा, बायोसाइकोलॉजी आ जाएगी, जिसको आप चाहे तो न्यूरोसाइंस बोलें, ऑलमोस्ट सेम ही बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सेंसेशन दिया हुआ है, आपने देखा, एक बात नोटिस की आपने, सेंसेशन को कॉग्निटिव में क्यों नहीं डाला हुआ है, क्योंकि जो सेंस करोगे आप वो कैसे करोगे, अपनी 5 जो इंद्रियां हैं उससे करोगे। इंद्रियां किस पे काम करेंगी, आपकी बायोलॉजी पे काम करेगी, आपकी आई, ईयर, नोज। इसलिए देखिए अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, अब देखिए कितनी मतलब यहाँ पर डिटेल में बात है, जो जानकारी आपको समझ में आएगी यहाँ पर कि आपका देखिए 11th क्लास की एनसीईआरटी का जब चैप्टर नंबर 5 यानी कि 5 आप खोलते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर आपको मिलता है अटेंशन, सेंसेशन एंड परसेप्शन, ठीक है, या सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन मिलता है आपको। तो यहाँ पर देखिए जो सेंसेशन है वो कहाँ गिरेगा, आपकी बायोसाइकोलॉजी में गिरेगा इसके अंदर। लेकिन जो आपका अटेंशन एंड परसेप्शन है वो किसके अंदर गिरेगा, वो गिरेगा आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर। तो इस प्रकार से अगर आप स्टडी करोगे, इतना डिटेल में जाके आप ध्यान रखोगे चीज़ों को। अब देखिए हम एनसीईआरटी कहीं बाहर गए क्या, कहीं बाहर नहीं गए। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसे काम आएगा, आपको 4.0 में लाजमी तौर पे आपको यहाँ पर काम आएगा। उसके बाद देखिए आपका बिहेवियरिज्म आ जाता है, यानी कि आपका व्यवहारवाद। तो ये बहुत बड़े ही कॉमन सेंस की बात है आपकी यहाँ पर कि ये जो आपका व्यवहारवाद है, व्यवहार कैसे करोगे आप, आपके स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 यहाँ से एसोसिएट हो जाएगा। वो सिखाता है आपको व्यवहारवाद के बारे में, और ये भी किसी प्रकार से बात नहीं करता कि निर्धारित करने में चयन करने की स्वतंत्रता पर केंद्रित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल का आंसर जो थर्ड फोर्स है, तो अब आप सोचेंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा, जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल सही आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। और बीपीएससी चाहता है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ के आ रहा है वो इस बात को भी जाने यहाँ पर कि उसको यहाँ पर तृतीय शक्ति के बारे में, उसको यहाँ पर थर्ड फोर्स के बारे में जानकारी है या नहीं है, ठीक है। तो जानकारी के लिए देखिए आपको जानना है यहाँ पर जो ये तृतीय, अब यहाँ पर देखिए आंसर 2 हो सकते थे, यहाँ पर आंसर 2 हो सकते थे। अब ये बात आपको स्वयं से मालूम नहीं पड़ेगी, इसलिए हमारी वीडियोस को जो है रेगुलरली फॉलो करते रहें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। एक आंसर आपका हो सकता है यहाँ पर अस्तित्ववाद, एक हो सकता है आपका मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, ठीक है। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे थर्ड फोर्स दिया हुआ है, इसलिए आंसर केवल एक फिट होगा। वो कौन सा है, वो है आपका ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवतावाद। इसको आप भूल जाएं कुछ समय के लिए, इसको आप याद ना रखें, ठीक है। लेकिन ये जो आपका ह्यूमैनिज्म है, मानवतावाद है, ये क्या है, ये आपका जो है थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमको पता है ये किसकी बात कर रहा है, जो आपकी तृतीय शक्ति है, ये यहाँ पर किसकी बात कर रही है, ये बात कर रही है आपके ह्यूमैनिज्म के बारे में, यानी कि मानवतावाद के बारे में। और मानवतावाद के बारे में किसने बात की हुई है, 2 लोग जो आपको प्रोमिनेंट है, ध्यान रखना है, वो है आपके अब्राहम मैस्लो, वही पिरामिड वाले, एंड उसी के साथ साथ आपके कार्ल रॉजर्स, वही यूसीआर वाले, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यूपीआर, वो जो है आपका वो वाले, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन दोनों का संबंध कहाँ से है, आपके ह्यूमैनिज्म से है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि अगर ये तृतीय शक्ति की बात हो रही है, तो अगर हम बताएं आपको कि अगर किसी का 3rd रैंक आया है, ठीक है, तो आप ये जानने की आपको उत्सुकता होनी चाहिए कि 2nd रैंक किसका आया है एंड 1st रैंक किसका आया है। यानी कि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, तो थर्ड फोर्स अगर हमको मालूम है तो हमारा दिमाग ये खोदने में ध्यान लगाएगा कि फर्स्ट फोर्स कौन सी हो सकती है और सेकेंड कौन सी हो सकती है। क्या हमको यहाँ पर दी है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको बताते हुए आश्चर्य नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मतलब आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए सुनते हुए यहाँ पर कि ना तो यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है ना यहाँ सेकेंड दिया हुआ है। इवन ये जो दोनों है आपको यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं है। एक जो आपको दी हुई है वो कौन सी है, वो है आपकी बिहेवियरिज्म, और वो कौन सी फोर्स है, वो है आपकी सेकेंड फोर्स। यहाँ पर फर्स्ट वाली कौन सी है, फर्स्ट जान के आपको कोई शौक नहीं लगेगा। पहली जो है आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर साइको एनालिसिस, ठीक है। तो साइको एनालिसिस जो है वो आपकी प्रथम शक्ति है, बिहेवियरिज्म जो है वो कौन सी है, आपकी द्वितीय शक्ति है, और आपकी जो ह्यूमैनिज्म है यानी कि मानवतावाद है वो कौन सी है, वो आपकी यहाँ पर थर्ड फोर्स है। ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। बीपीएससी अगर आपको अरेंज करने देगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा, जमाने के लिए देगा, आपको हर प्रकार से यहाँ पर इनको अरेंज करते बन जाएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है।
ऑल राइट, अब हम देखते हैं अगला सवाल जो एक और था, वो है आपका साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। ये अगर आपको बताएं 11th क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में ही आपको जो डेफिनेशन है मिलती है सिंपल सी, जहां पर हमको चेक करना है किसके बारे में, आपके बिहेवियर और आपकी जो मेंटल प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का कैसा है, क्रियाओं बोल रहे हैं, प्रक्रियाओं का कैसा है आपका यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन होता है। साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं जो है उनका यहाँ पर खेला है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। एक और चीज़ है यहाँ पर, वो कौन सी है उसको यहाँ पर आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, हो सकता है आपके 4.0 में वो चीज़ आ जाए, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो कमेंट करेंगे एक चीज़ इसमें अंदर से बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस और जो आपकी ऑफिशियल डेफिनेशन है एज पर एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ मिसिंग है, उसको आप लोग में से यहाँ पर जिनको पता होगा वो यहाँ पर नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ कर लिए हैं कौन से टीआरई 1 के अंदर जो 2 सवाल आए थे उसको हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी तो हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट नंबर 1 के इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के जो आपके और सवाल आए हैं टीआरई 2 से कितने सवाल आए हैं उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। एंड हम उसके बाद देखेंगे अगले पार्ट के अंदर आपका टीआरई 3.0 के अंदर कौन कौन से सवाल आए थे एंड कौन कौन से सवाल आपको बनते हैं, कौन से नहीं बनते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर दोनों आंसर गलत किए हैं आपको ध्यान रखना है 4.0 के लिए आपको जो है और मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रॉपरली आप करें, एनसीईआरटी पढ़ें 11th एंड 12th, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। और जिन लोगों के पास PYQs नहीं है, अगर आप चाहते हो ये यूनिट वाइज PYQs का ई बुक सेट लेना तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करने के बाद आप जो है इस ई बुक सेट को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसी प्रकार से टीआरई 1 से लेकर 3 तक के सभी आपको यूनिट वाइज सवाल मिलेंगे उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो स्वयं से आप उनको प्रैक्टिस करें और बढ़िया से लर्निंग लें और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको भी आप करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, डिस्कस करेंगे आपके टीआरई 2 के सवाल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में आपके टीआरई 3 के सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद।